ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, यह तय हो गया था अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर जो हुआ उसने इजराइल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक यहूदी दुनिया के किसी कोने में दिक्कत में है तो फिर इस बात से दिक्कत इजराइल को। बात यह है कि इजराइल इसीलिए खतरनाक है कि इजराइल के पास मोसाद जैसी संस्था है जो अपने दुश्मन को कब्र में भी नहीं छोड़ती है। इस वीडियो में अल खामनेई जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, यह ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब इस दुनिया में इनमें से कोई नहीं, और पिछले 1.5-2 साल से गाजा से लेकर लेबनान और अब ईरान में जो कुछ इन्होंने अचीव किया है मिलिटरली, कि दुनिया में इस्लामिक देशों में एक तरह का खौफ इजराइल ने भर दिया है। आज जो हाल इजराइल ने ईरान में किया है, लोग बैठक करने से डर रहे हैं। जो पॉलिटिकल लोग, मिलिट्री के लोग बैठक करने और ऑर्डर देने से डर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई नहीं रहे। अयातुल्लाह की पदवी इस्लाम के अंदर बड़ा सम्मानजनक माना जाता है। बताया जाता है कि भाई अयातुल्लाह की पदवी रखने वाले दुनिया में करीब 10-11 मुसलमान ही। अब तो 10 ही बचे हैं, 11वें तो रहे नहीं। सवाल है कि इजराइल, आखिर वो कौन सी बात थी, कौन सी घटना थी जिससे यह तय हो गया कि ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, ईरान का अब सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला है जैसा पहले था। आपको उसके लिए यह समझना पड़ेगा जो घटना 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। ईरान का कुछ भी नहीं बचेगा, यह तय हो गया था अक्टूबर 2023 में। जानते हैं दर्शकों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपके सामने दिखाता हूं, आप ऊपर से नीचे तक देखिए, आप ये समझना। सुप्रीम लीडर अल खामनेई नहीं रहे, एलिमिनेटेड। ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी नहीं रहे। पास्ट ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बघेरी नहीं रहे। कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हुसैन सलामी नहीं रहे। कमांडर ऑफ द खातम अल अनीबा सेंट्रल हेडक्वार्टर्स नहीं रहे, नाम है गुलाम अली राशिद। आमिर अली हसदे कमांडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं रहे। कमांडर ऑफ द सीरिया लेबनान कॉर्प्स हुसैन मादेवी नहीं रहे। ये तमाम हमास के लीडर हैं। याहिया सिनवार, अली खारकी, इब्राहिम अकील, फौज शुक्र, हसन नसरुल्लाह, मोहम्मद दैफ, इस्माइल हानिया, ये तमाम लोग। ये क्या लिस्ट है? मारा इनको, ये तो ठीक है, ये लिस्ट जुड़ा किससे है? ये लिस्ट जुड़ा हुआ है अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर जो हुआ उसने इजराइल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसने इजराइल के स्वाभिमान पर, उसके अस्तित्व पर आज तक का हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा ठेस पहुंचाया था। इजराइलियों को यह लगा कि उनकी आयरन डोम की तकनीक, उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद, ये सब के ऊपर एक बड़ा हमला है। और ये जो आप कहते हैं कि मोसाद एक प्रीमियम एजेंसी है, फिर आप ये मत कहिए, क्योंकि अक्टूबर 2023 की घटना हो गई। अक्टूबर 2023 की घटना के बाद इजराइल में मिडिल ईस्ट पॉलिसी को लेकर, इजराइल की वॉर डॉक्ट्रिन को लेकर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। इजराइल को यह बात समझ में आ गई, वो केवल हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों और उनके आतंकवादियों को मारकर सुरक्षित नहीं रह सकता है। उसको अपने आस पड़ोस की पूरी सफाई करनी पड़ेगी, और ये पूरी सफाई तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के पीछे की जो ताकतें हैं, यानी वो ताकतें जो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास को देता है, यानी हथियार और पैसों से जो मदद ईरान करता है, अगर ईरान जब तक रहेगा, ईरान की मौजूदा रिजिम जब तक रहेगी, तब तक इजराइल पर हुए अक्टूबर 2023 जैसी घटना फिर कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं कह सकते। दुनिया भर में इजराइल की थू थू हुई है।
कि आप कहते हो आपके पास बेस्ट एयर डिफेंस है, आप कहते हो आपके पास बेस्ट खुफिया एजेंसी है, सबके होते इजराइल के अंदर अक्टूबर 2023 होता है जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे जाते हैं। आपको इस बात की कितनी जानकारी है नहीं है, लेकिन एक बात समझिएगा, दुनिया में जिन लोगों के जीवन की बड़ी ताकत है और जो देश इस चीज को वाकई में बेहद सीरियस लेता है, उन देशों में इजराइल है। इजराइल के बारे में कहा जाता है, अगर एक यहूदी दुनिया के किसी कोने में दिक्कत में है तो फिर इस बात से दिक्कत इजराइल को है। अगर इजराइल ये जानता है कि किसी यहूदी या किसी इजरायली के साथ कोई देश, कोई संगठन या कोई आतंकी संगठन किसी तरह की कोई गड़बड़ कर रहा है या उसको तकलीफ दे रहा है, तो इजराइल उस तकलीफ को अपने ऊपर समझता है। फिर इजराइल उसे अपनी जवाबदेही समझता है कि हम इसकी जवाबदेही लेते हैं, और इजराइल ये समझता है कि इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, एक 12 सेकंड के वीडियो से, जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में अल खामनेई जितने भी लोगों से मिल रहे हैं, यह ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है, ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब इस दुनिया में इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप जरा यह सोच करके देखना दर्शकों, किसी भी देश के लिए आखिर वो प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है जहां वो अपने आप को इस लेवल तक पुश करे कि वो कहते हैं ना कि बर्बादी की हद तक, कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यहूदियों की दुनिया में संख्या कितनी है? 1 करोड़ या 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ भी नहीं है, वो 1 करोड़ का देश है। अगर केवल यहूदियों की बात करेंगे इजराइल के लिहाज से, तो आप इजराइल का मैप देखिए, इजराइल की जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखिए, ये रहा इजराइल। अगर आप ये देखेंगे तो कितना बड़ा है इजराइल। इजराइल हमारे मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर जितना है, और मिजोरम से छोटा है, इतना ही बड़ा है। और इसमें करीब 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 1 करोड़ के आसपास यहूदी। अब जब आप इसके पड़ोस को देखते हो, इजिप्ट को देखते हो, सऊदी अरबिया को देखते हो, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, यहां आप देखिए कतर है, यहां कुवैत है, ओमान है, यूएई है, फिर यहां यमन है। इन तमाम देशों को देखिए, इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखिए, यहां टर्की है। चारों तरफ से वो देश हैं जो नारा लगाते हैं, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। और उस बीच में ये 1.25 करोड़, 1 करोड़ का देश सरवाइव कर रहा है। और अब ईरान में जो इन्होंने किया है, और पिछले 1.5-2 साल से गाजा से लेकर लेबनान और अब ईरान में जो कुछ इन्होंने अचीव किया है मिलिटरली और युद्ध डॉक्ट्रिन के हिसाब से, या फिर दुनिया के हिसाब में जब इसको लिखा जाएगा, तब इसको यही कहा जाएगा कि दुनिया में इस्लामिक देशों में एक तरह का खौफ इजराइल ने भर दिया है। आप नारे लगाते हैं, आप उनके झंडों को कुचलते हैं, लेकिन सच ये है दोस्त कि आप इजराइल की बराबरी नहीं कर सकते। आप इजराइल के हिम्मत जुनून की बराबरी नहीं कर सकते। वो देखने में केवल करोड़ है, वो देखने में बेहद छोटा सा देश है, लेकिन सच ये है कि वो जब तक नहीं चाहेगा आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। और मेरा यह मानना है निजी तौर पर कि अक्टूबर 2023 की घटना, उस घटना में लिखा था कि ईरान में अब कोई नहीं बचेगा। ईरान में जिस किसी ने भी यह सोचा कि अक्टूबर 2023 की घटना होनी चाहिए, जिसने भी यह सोचा कि इजराइल को इस धरती पर नहीं होना चाहिए, जिसने भी यह सोचा कि बेंजामिन नेतन्याहू और उसके देश को बर्बाद कर देंगे, उस सोच को ही इजराइल ने खत्म कर दिया। आप ये समझो कि ये केवल एक मिलिट्री युद्ध नहीं है, ये 2 सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है, ये एक खुफिया जंग भी थी। और उस खुफिया जंग में बहुत आगे है इजराइल, और वहां पर कोई लड़ाई नहीं। आप मार रहे हैं, आपने देखा होगा कि
लगातार इजराइल से लेकर के अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर जो अमेरिका के हैं उन पर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है और नुकसान भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। लेकिन क्या जो प्रिसिजन दिखाया है अमेरिका ने और इजराइल ने, क्या वो ताकत है ईरान के पास? बिल्कुल नहीं है। जो लोग उन विजुअल्स को देखकर कि तेल अवीव में मिसाइल गिर रहे हैं, यूएई में मिसाइल गिर रहे हैं, अमेरिकी बेसिस पर बहरीन में मिसाइल गिर रहे हैं या सऊदी अरबिया में मिसाइल गिर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि वाह ईरान ने एकदम कत्लेआम मचा दिया, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहना, दिल पर हाथ रख के कहना कि इस युद्ध में कौन जीता है। ये जो युद्ध है इसमें अभी कौन आगे दिख रहा है और आगे दिख क्या रहेगा दोस्त? पहले ही ओवर में 6 बॉल पे 6 छक्के जिस टीम को लग जाएं उस टीम की क्या हालत हो। ये हो सकता है कि बाद में आकर के उनका भी कोई एक आध छक्का किसी ओवर में मार दे या स्लॉग ओवर्स में कुछ रन बन जाए, लेकिन सच ये है कि ये मैच जो है अगर इसको समझें, पहले दिन पहले ही ओवर में इजराइल ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं या फिर एक तरह से तमाम टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे ईरान के उनको पहले ही ओवर में डग आउट में भेज दिया है। आपको ये कई बार लगता है, और जो लोग डिफेंस पढ़ते लिखते जानते हैं, जो समझना चाहते हैं, आप ये समझिएगा कि किसी भी देश को किस लेवल तक जाना पड़ता है और कोई देश अपनी सुरक्षा को लेकर कितना सीरियस है कि वो किसी हद तक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक बयान में कि हम हमारे बच्चों के लिए ये सुरक्षा खरीद रहे हैं। We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. यह बिल्कुल सही बात है कि पिछले 40 साल से इजराइल ये चाह रहा था ईरान में जो मौजूदा रिजीम है, जो इस्लामिक रिजीम है, उसको सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। ईरान में हो रहे न्यूक्लियर संवर्धन को, यूरेनियम संवर्धन को हमेशा के लिए जीरो कर देना चाहिए। बार बार न्यूक्लियर टॉक्स में ईरान बैठता रहा और यूरेनियम के संवर्धन को भी बढ़ाता रहा, उसको जीरो करने पर कभी राजी ही नहीं हुआ। अमेरिका को हर बार इजराइल कहता रहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका पक्का इलाज करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका कभी भी फुल फ्लेडेड हमले के लिए तैयार नहीं हुआ, छिटपुट जगहों को या फिर हमलों को छोड़ देते। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए एक बड़ा मौका बन जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू जब पिछली बार अमेरिका जाते हैं हाल फिलहाल में, तो वो सब कुछ तय करके चले आते हैं और ये तय हो जाता है कि ईरान को हमेशा के लिए न्यूक्लियर वेपन लेने के लिहाज से या न्यूक्लियर देश होने के लिहाज से अपंग कर दिया जाएगा। आप ये समझिए कि 1 करोड़ लोग हैं। जब उनके यहां अक्टूबर की घटना होती है 2023 की, दुनिया के जिस कोने में जो जहां है, कोई एक्टर है, कोई जो सेना में है वो तो लड़ ही रहा है, कोई व्यापारी है वो भी अपना व्यापार छोड़ के लड़ रहा है, कोई आईटी के जॉब में है वो आईटी की नौकरी से छुट्टी लेकर के अपने देश के लिए लड़ रहा है। और उसने गाजा ऑपरेशंस में अब इजरायली फोर्सेस के साथ, आईडीएफ के साथ लड़ाई लड़ी है। कहा जाता है कि इजराइल में हर घर में एक सोल्जर है, क्योंकि सबके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो है एकदम कंपल्सन है कि आपको करना पड़ेगा। आप ये देखो ना जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है इजराइल की, और इसीलिए लोग कहते हैं कि केवल नारेबाजी से काम चलता नहीं है। आज जो हाल इजराइल ने ईरान में किया है, लोग बैठक करने से डर रहे हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं, मिलिट्री के लोग बैठक करने और ऑर्डर देने से डर रहे हैं। लोगों के नाम बाहर ही नहीं आ रहे कि भाई सुप्रीम लीडर के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति थे, उनकी मौत के बाद अब कौन होगा। जो चीफ ऑफ कमांडर मरा है आर्मी का, उसकी बाद कौन होगा। जो चीफ ऑफ स्टाफ मरा है, उसके बाद कौन होगा। कहीं किसी का नाम ही नहीं आ रहा है। जो मिलिट्री की कोर ग्रुप्स हैं, जो आईआरजीसी की कोर ग्रुप्स हैं, बताया यह जा रहा है कि वो बैठक नहीं कर पा रहे, वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। उन्हें यह लग रहा है कि पता नहीं कब कौन किसका लोकेशन शेयर कर दे, पता नहीं कब इजरायली धमाका हो जाए, पता नहीं कौन किसका एजेंट हो।
अब यानी कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक चेन था एक तरह का, जो खामनेई ने डेवलप किया था, वो पूरी की पूरी चेन जो है एक तरह के धोखे में है। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा होगा, हर कोई एक दूसरे को मोसाद का एजेंट समझ रहा होगा। यानी ईरान के अंदर पूरी की पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ईरान के बारे में इजराइल को ईरान से ज्यादा पता है, यह हालत है। और यह डर अब ईरानियंस को भी लग रहा है, क्योंकि जो आगे आएगा वो मारा जाएगा, जो आगे आएगा वो मारा जाएगा। यानी धमकियां तो दी जा रही हैं, कहानी तो लिखी जा रही है, ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन वो जो चेहरा खामनेई का था कोई वैसा बनने को तैयार नहीं है, कोई निकलने को तैयार नहीं है। और 57 के 57 मुस्लिम देश, ईरान को छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, 57 के 57 मुस्लिम देश एकदम सन्नाटे में है। क्या आपको पता है, सऊदी अरबिया ने बाकायदा सऊदी अरबिया के से फोन पर कहा गया कि ईरान को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। सऊदी अरबिया यह चाहता था कि ईरान पर हो रहे हमले में देरी ना हो। अब बताइए, रमजान के पवित्र मौसम में, महीने में इस्लामिक वर्ल्ड एक तरह से जल रहा है, पूरी की पूरी अरब की धरती भभक रही है। और जब ईरान पर हमला हुआ और उसके सुप्रीम लीडर मारे गए, अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान मिडिल ईस्ट के हर देश को मार रहा है। आप सोचेंगे, आप सोचिएगा कि भाई दुबई में मारने क्या मतलब है, आबू धाबी में मारने क्या मतलब है? आप सोचिए क्यों मार रहा है, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, इसका क्या मतलब है? और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही वो पूरा कंपाउंड है खामनेई का। अब तो बकायदा इसका वीडियो भी आ गया है, आफ्टर और बिफोर वाला। जो लोग ट्विटर और बाकी जगहों पर लिख रहे हैं कि अरे अब देखिए तेल अवीव में मिसाइल गिर रहा है, इसके लिए इजराइल तैयार था, तैयार था। मैंने आपको 10 थप्पड़ मारा, आपने मुझे 5 थप्पड़ मारा, लेकिन मेरे थप्पड़ों में आप बार बार गिरे, तो जीत किसकी हुई है ये बहुत दिख रहा है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान निशाना बना सकता है? क्या अमेरिका की टॉप लीडरशिप को ईरान निशाना बना सकता है? ठीक है, आप बिल्डिंगों पर हमला कर लीजिए, आप गुस्सा निकाल लीजिए, आप कहीं किसी रोड को निशाना बना लीजिए, किसी मिलिट्री बेस को निशाना बना लीजिए, ये सब होगा। और इसको कोलेटरल डैमेज कहते हैं। जैसे एक फाइटर जेट अमेरिका का गिर गया दोहा में, कहने वाले ईरानियंस ये कह सकते हैं कि हमने फाइटर जेट गिरा दिया इसीलिए हम जीत गए, जैसा पाकिस्तान कह रहा था कि भारत का किसी राफेल, जो कि कुछ भी नहीं है उसके पास दिखाने को, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमने राफेल गिराए इसलिए हम जीत गए। लेकिन ये जो दुनिया भर के एयर बेसेस में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उन गड्ढों का क्या मतलब है? ये जो तुम्हारा डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन करके कह रहा कि माई बाप छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई, इसका क्या मतलब है? हमारे यहां वाले भी हमसे यही पूछने लगे कि बताइए राफेल कितने गिरे, क्योंकि राफेल की संख्या बता देंगे तो पाकिस्तान जीत गया, ये इनकी समझ है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, तय मानक होते हैं, आपने अपने लिए लक्ष्य तय किए होते हैं, आपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तो आप सफल रहे, आप जीत गए। अब गुस्से में कोई किधर कहीं मार रहा है, वो दुबई से लेके आबू धाबी से लेके बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में मार रहा है। क्यों मार रहा है? वो अपना गुस्सा निकाल रहा है ताकि अपने लोगों तक आईआरजीसी ये बोल सके कि देखिए हमने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। सच यह है कि पूरी की पूरी आईआरजीसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सच यह है कि ईरान के अंदर मोसाद और इजराइल जहां चाहेंगे वहां मार सकते हैं। उनके पास पल पल की जानकारी है, रियल टाइम डाटा कह लीजिए या रियल टाइम इंफॉर्मेशन कह लीजिए। पूरा का पूरा आईआरजीसी का सिस्टम, ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम एक तरह से इजराइल के सर्विलांस पर है। इजराइल को सब पता है उनके बारे में, वो उनके बारे में उनसे ज्यादा जानता है। और यही कारण है कि आज तक वो इजराइल जो हमेशा रात में ऑपरेशन करता था, उसने मिलिट्री ऑपरेशंस को दिन में अंजाम दिया, क्योंकि उसके पास पुख्ता जानकारी थी। कोई उसी पेरीमीटर में, उसी रूम में, उसी बंकर में बैठ के किसी ने कह दिया कि भाई साहब अभी ही मारो, रात का इंतजार नहीं करना है, सब एक ही जगह जुटे हैं, अभी मारना है, अभी मारो। और वो हमले को अंजाम दिया गया 28 फरवरी को सुबह 8:15 पर, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए।
अब कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, इन सभी जगहों पर, इवन इजराइल भी, इन सभी जगहों पर ईरान दबा के बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, दबा के वीडियो फुटेज जारी कर रहा है। बात यह है कि इजराइल इसीलिए खतरनाक है कि इजराइल के पास मोसाद जैसी संस्था है जो अपने दुश्मन को कब्र में भी नहीं छोड़ती है। वो आखिर दम तक अपने मिशन को सफल करना जानते हैं, उनके पास उतना पेशेंस है, वो इतने वेल ट्रेंड हैं, वेल इक्विप्ड हैं कि वो चाहे किसी ऑपरेशन में सालों निकल जाए लेकिन उनका दुश्मन नहीं बचेगा। यह सिंपल मोटो है मोसाद का। और फिर वहां से आइए फिर इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायली हथियार और दुनिया भर की चीजों में जिनका इजरायलियों का कोई मुकाबला ही नहीं। और यही कारण है कि जो ईरान के साथ हुआ, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल तो है, लेकिन क्या ईरान वो कर सकता है जो कुछ इजराइल ने ईरान के साथ किया? बिल्कुल नहीं कर सकता है। और मेरे भाई, जो इजराइल ने किया है वो पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो एकदम सन्नाटे में। वो खुश भी हो रहे हैं, वो दुखी भी हो रहे हैं। खुश इसीलिए हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एक शिया मुल्क है, ठीक है, निपटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनको बुरा ये भी लगता है कि यार मुसलमानों को मार रहे हैं। दोनों ही चीजें। और इस पशोपेश में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पूरी की पूरी उम्मा जो है एकदम चुप है। और ईरान एक तरह से खत्म हो गया, वहां की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई। लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद इजराइल 2, 4, 5 साल या 10 साल, मुझे नहीं पता कितना समय, खाम नहीं हो सकता है, अभी और जीवित रहते। लेकिन 7 अक्टूबर की तारीख ने यह तय कर दिया कि ईरान की इस्लामिक रिजीम की उम्र जो है और लंबी नहीं बचेगी। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।